आवाज देखना भाई। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद भाई, है ना सबको। पार्टी यार आटा थोड़ी खर्च करता, पार्टी बाहर करांगा हैं। पीएचडी हॉस्टल आ जाना शाम को। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब क्या बर्थडे रे। हाँ, बच्चों को होते ऐसे चाहो बर्थडे के। आज भाई सारे बढ़िया बढ़िया ड्रेस से पहन गए हुए हैं। अच्छा है। पार्टी कहाँ रखी है? ऐसे कोई मैं सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ यार। थैंक यू भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अपन घंटा भर में करते हैं, खत्म, है ना? धूप ज्यादा है बाहर। सर हमें तो नींद आ रही है, सो जा भाई। जिस जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ, है ना? रात दे इस अपने अपने सपनों का आलिंगन करके सो सकते हो। अब सपनों में कोई भी आ सकता है ना। सपनों में मुझे लाओगे क्या? वहां तो कोई ढंग की चीज ले आओ। है। चलो भाई, थैंक यू भाई सभी को। पार्टी मेरी तरफ से ठीक। पार्टी अंकित अंकित चौरसिया दे रहे हुए, है ना? हैं? मैं नहीं बोल सकता बाइक पे ये सब। अच्छा, चलो। क्या बोल रहे हैं? क्या पढ़ रहे थे अपन? मैनेजमेंट ना? और सारा पढ़ लिया अपन ने सब, है ना? चलो, क्या नहीं पढ़ा? मैनेजमेंट फटाफट करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं समझने वाली, ज्यादा कोई है नहीं, है ना? क्या करा दूं? रावे करा दिया ना, अब उसमें क्या कराऊं? अब उसमें रायडी रावी में बस उसकी थ्योरिटिकली वो ज्यादा है, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि भाई क्वेश्चन बन सके। क्वेश्चन इसमें फंड का बन सकता है कि फंड कौन करता है, इसको आईसीआर फंड करता है। और सारी यूनिवर्सिटीज। हाँ, रेडी को स्टार्ट 2015 में हुआ था। 15 में। हाँ, 15 में इसको स्टार्ट किया था। लागू वैसे जब देने लगे थे रेडी प्रोग्राम, वो इसकी घोषणा 15 में हुई थी। बाद में ये जब पहला रेडी प्रोग्राम शुरू हुआ वो लेट जाके हुआ था, वो 18 में हुआ। 19 वाले बैच के रावे था। और 20 वाले बैच को रेडी शुरू हो गया था। 20 वाले बैच में। आप सब कौन से बैच के हैं? हाँ, 20 बैच का कोई है? मतलब 2018 में जिसकी कंप्लीट हो बीएससी। 2018 में किसी की है? हाँ, मेरी हुई है, मैं बता रहा हूं। 2018 में बीएससी। 2019 में? 2019 में किसी की नहीं है? 2020 में? 20 में कौन है? 20 में भी नहीं है। 21 में? तुम्हारे रेडी था कि रावे था? रेडी था। 2020 में भी रेडी था। 2020 में रेडी प्रोग्राम वैसे लागू हो गया। 19 में भी रावे ही था। 19 में रावे था, हमारे जूनियर थे वो रावे पे गए थे। और सब रेडी, उसके बाद रेडी लागू हो गया। ठीक है, जूनियर को भी 2019 करो। 2019 में मतलब 2019 जो बैच था उसमें रेडी लागू हो गया 2019 बैच में। तो ये लिख लो ऐसे कि इसकी घोषणा तो 2015 में हुई, और ये 2019 जो सेशन था 2019-20 का, उस सेशन से रेडी लागू हो गया था।
19-20। ठीक है, 2015 में तो इसकी घोषणा हुई, और 2019-20 जो बैच था उसको रेडी प्रोग्राम से, जो रेडी प्रोग्राम के तहत वो गए थे। ठीक है, जैसे उससे पहले रावे प्रोग्राम होता था, उसके बाद वाले रेडी प्रोग्राम के तहत गए। ठीक है, चलो इतना सही ध्यान रखना है अपने को। और उसमें क्या क्या होता है, कितने दिन का होता है भाई रेडी प्रोग्राम? हाँ, 52 डेज। रेडी कितने दिन, तुम केवी के कितने दिन रहे? 6 महीने, अब बढ़ा दिया। हमारे टाइम था 52 डेज, अभी 52 डेज है। हाँ, तो वो इंडस्ट्री अटैचमेंट 6 महीने का है, रेडी प्रोग्राम कितने का है? किसने किए है इज्जत से? कितने दिन? 52 डेज ना। हाँ हाँ, 56। हाँ, 2 महीने। अब 52 से 56, 56 से 2 महीने पूरे हैं क्या? 2 महीने 60 दिन है क्या पूरे? अरे अभी रावे, अभी रेडी किसने किया है? अभी रिसेंट में, रिसेंट में आपने किया ना? कितने दिन थे? 52 डेज। आगे 54 दिन। अच्छा, दो बढ़ गए, 56। 56 आगे 58, 51। क्या करूं? देख लेते हैं भाई। 22 वीक, 22 वीक में कितने हो गए? हाँ, 728। 12 सप्ताह। 3,000 रुपए हो गए। और 12 सप्ताह के देखे तो 728, और 3 महीने, 3 महीने तो 3,000 से काम चलेगा नहीं। ये किस हिसाब से बता रहा है? एसकेएन का देख लेते हैं क्या है। देखा, इसको इसको कंफर्म करो भाई, कितने दिन का है ये कौन सा है? विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम आ गया ना, ये रहा। जनरल ओरिएंटेशन कैंपस ट्रेनिंग डिफरेंट फैकल्टीज, विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम, यूनिट अटैचमेंट, एग्रो इंडस्ट्री प्लांट क्लिनिक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड इवेल्युएशन। नंबर ऑफ वीक टोटल कितने हैं? तो 20 है भाई, है ना? एक एक तो होगा ओरिएंटेशन, होगा जो कैंपस पे 1 वीक का, और विलेज अटैचमेंट 8 वीक का, और 5 वीक का होगा केवीके, और एग्रो इंडस्ट्री अटैचमेंट है 3 वीक का। ये पूरा नोट ही कर लो भाई, ये नोट कर लो पूरा। ये टोटल वीक कितने हो गए दिख जाएगा, रुक तो जा। ये कितने वीक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, कौन से में?
डिटेल ऑफ विलेज अटैचमेंट है ये, है ना, उसके 8 वीक है ये कर लो ये टोटल। दिख रहा है कि फिर वो वीक गुम हो जाएंगे। अब ठीक है, बोल के कर देता हूं मैं, बोल के लिख लो। एक बार ये लिख लो, फिर वीक बाद में लिख लेना। हाँ डब्ल्यू में है भाई। कोर्स आज हो जाएगा भाई, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है इसका, क्लास का। तो नोटिफिकेशन आए बिना कैसे पहुंचा तो यहाँ। ये रेडी है, रेडी के है ना। हाँ रेडी है भाई। गंगाधरी शक्तिमान है अभी, रावी रेडी है। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन आएंगे सोशियोलॉजी से? सर पेपर बनाएंगे तब तो एक दो आ सकते हैं, और कोई बनाएगा तो हो सकता है कितने ही डाले। ये कोई फिक्स थोड़ी है कि इतने इसमें से आ ही जाएंगे, ये कोई ऐसा क्लासिफिकेशन है नहीं भैया ना। आरपीएससी ने बताया नहीं, बता देगी तो उस दिन मैं आपको भी बता दूंगा। लिख लिया। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो कैंपस पे आपका 7 दिन का कैंप लगता है ना, 7 दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर आके और आपको बताते हैं कि जो आपको डायरी मेंटेन करनी है उसमें क्या क्या चीजें आपको भरनी है, कैसे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट फैकल्टीज, जैसे पहले एक्सटेंशन वालों का ओरिएंटेशन होगा, फिर उसमें इकोनॉमिक्स वालों का होगा, फिर पैथो एंटो, सारे जितने डिपार्टमेंट हैं वो 7 दिन में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा। और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कितने दिन का होगा? 1 वीक का, 7 दिन का। ठीक है, अभी आगे लिख लो इसमें। किधर चला गया? ये नंबर ऑफ वीक्स है भाई, टोटल 20 वीक का प्रोग्राम होता है। 20 चौक 80।
वीक ध्यान रखने हैं भाई अपने को, 20 वीक है टोटल, है ना। बीकानेर में 90 दिन का है, 56 दिन के वीके। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है क्या? ये तो 5th डीन कमेटी के अंदर जितने हैं उनका तो ये एक ही रहेगा रेडी। आईसीआर का सिस्टम है, इसमें तो ऐसे यूनिवर्सिटी वाइज हो नहीं सकता। डेज कितने होंगे? अरे एक्सटेंशन कब खत्म होगी आज बताए, तू पहली बार ये है क्या? ये लास्ट क्लास है अपनी, ठीक है, ये लिख लिया क्या? देखो पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ 1 वीक का, उसके बाद में अपन कहां गए? विलेज वाले में। विलेज के में कितने दिन रहना है? विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम है 8 वीक का, तो 8 वीक में कितने हो गए? 8 चौके 8 हाँ 8 चौक 32 ना, तो ये 32 दिन का विलेज अटैचमेंट है। हाँ 8 और 5 और हो गए, तो 5 वीक और आगे वाले ये भी इसी में आते हैं। हाँ यूनिट अटैचमेंट और यूनिवर्सिटी केवी के रिसर्च स्टेशन वाला है ना, ये भी 8 और 5 13 हो गए टोटल। 8 और 5 13 हो गए, 13 चौकी। हाँ 7 हो गए ना। अरे मैं क्या चौकी कर रहा हूँ। हाँ 8 और 7 56 56 दिन हो गए, है ना। अरे देखो देखो, इसमें 7 हो गए दिन, इसमें इसमें 56 दिन हो गए, 56 दिन का विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये 45 दिन का अपना जो केवी के वाला होता है, केवी के अटैचमेंट हो गया, ठीक है, 35 दिन। हाँ इसके बाद में ये एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है, ये कितने दिन का है? 21 दिन का, ठीक है। और प्लांट क्लिनिक वाला 2 हफ्ते का, 14 दिन का। और एक क्या हो गया? प्रोजेक्ट रिपेट। ये प्लांट क्लिनिक 1 वीक का है और एग्रो इंडस्ट्री 2 वीक का है। ये उल्टा कैसे हो रखा है ऐसे? ये 6 नंबर ये है। हाँ ये लास्ट में प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन का 1 वीक लगेगा ना। तो इसमें टोटल ऐसे देखते हैं अपन। सबसे पहले 1 वीक ये ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहले 1 वीक वाले 2 चीजें, एक तो ओरिएंटेशन में 1 वीक लगेगा, और एक जो प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे और उसमें 1 वीक लगेगा। तो 1 वीक वाले कौन हो गए? एक इनको याद रख लेते हैं। फिर 2 वाला कौन है? प्लांट क्लिनिक वाला। तो ऐसे ही याद रखेंगे तो ये याद रह जाएंगे। प्लांट क्लिनिक वाला जो होगा वो 1 वीक का हो जाएगा, और एग्रो इंडस्ट्री वाला 2 का। और उल्टा है क्या ये? यहां है ना, किधर गया? ऐसे लिख लेते हैं उसको। पार्टी गया क्या? अरे रुको रे, आ गया ना। चलो एक बार देखो भाई, जनरल ओरिएंटेशन ऑन कैंपस जो भाई जो फैकल्टी वाला होगा 1 वीक का है। 1 वीक का ही कौन सा है? जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये 1 वीक का हो गया। फिर जो एग्रो प्लांट क्लिनिक वाला है ये कितने का है? 2 वीक का। और ये जो एग्रो इंडस्ट्री वाला है ये कितने का है? 3 का। यूनिवर्सिटी के साथ में केवी के साथ में अटैचमेंट है वो 5 का। और विलेज है वो कितने का? 56 दिन। और ये याद रख लेंगे 35 दिन। और उसके बाद में इसमें कितने? 21 दिन। और फिर 14 दिन। और फिर 7 दिन। तो ये 2 एक साथ में याद रख लें, जनरल ओरिएंटेशन वाला और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन वाला, ये 1 1 वीक। और ये प्लांट क्लिनिक वाला 2। और ऐसे याद रखना है भाई। 20 वीक टोटल, 20 वीक का प्रोग्राम है। और अगर अपने को ऐसे पूछे विलेज अटैचमेंट उसमें से कितने दिन होते हैं, तो अपन क्या कह देंगे? 8 8 वीक, मतलब 56 दिन, ठीक है। तो 52 मत याद रखना ना, 54 रखना। कितने हैं? 56, ठीक है। ये सबने नोट कर लिया? याद ही करना है इसको भी। सर हाँ एसकेएन का ये सबका यही है भाई, एसकेएन का कोई अलग नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी में इतना ध्यान रखना है अपने को ना। चलो मैनेजमेंट देखते हैं।
बताया था कल कि ये मिनेज शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग। मिनेज कैसा शब्द है भाई? तो ये पूछेगा कि मिनेज कैसा शब्द है? फ्रेंच। जैसे मौसम कैसा है? अरेबिक, है ना। एंटरप्रेन्योर कैसा है? फ्रेंच ही वो है। तो मैनेज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही याद रखना, मैनेजमेंट और ये दोनों क्या है? फ्रेंच है। सबका सेम है अभी, फिफ्थ डीन कमेटी का यही है। ठीक है, 20 वीक का टोटल प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली है चीजें, ज्यादा कोई समझना नहीं है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फायोल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। टीचिंग मेथड कल ही बताया था, टीचिंग ट्रेनिंग मेथड वही है ना। तो वो ट्रेनिंग मेथड जो करवाए हैं वही टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, हाँ। F.W. टेलर, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं F.W. टेलर, और मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर हैं हेनरी फायोल। चले आगे। आगे लिखो भाई, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट एलसी ऐसे याद रखना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट एलसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो इसमें क्या होता है, प्लानिंग अपन ने देखा था, प्लान करना क्या होता है? प्लान करना क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन। तो प्लान क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, या प्री डिटरमाइंड वे ऑफ एक्शन, कि पहले से अपन ने डिटरमाइन कर लिया कि क्या एक्शन का वे रहेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो प्लानिंग कर ली। ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक होता है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तो हो गया
कि ऑर्गेनाइज करना, सब चीजों का देख रेख में रखना कि भाई सब चीजें काम सही से चल रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे स्टाफिंग से पहले अपन को ऐसे लगा कि स्टाफ अपने को चाहिए, स्टाफ नहीं है, तो अपन एक ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्या, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रिक्रूटमेंट में अपन क्या देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट होंगी वो जनरेट करेंगे, उसके बाद में अपन ऑर्गेनाइज करवाएंगे उनका, एक कोई टेस्ट लेना है तो टेस्ट, वरना अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। कोई चीज की अगर कमी है तो उसका पूर्ति करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। इसीलिए स्टाफिंग से पहले लिया अपन ने कि स्टाफिंग से पहले क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद में स्टाफिंग जो काम करेंगे वो स्टाफ अपन लाएंगे, वो भी काम कौन करेगा, मैनेजमेंट का ही काम है, ठीक है। उसके बाद वो लीड करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा कि क्या काम करना है, और उनको कंट्रोल करेगा कि कौन कर रहा है काम, नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको बोले कि काम करे। तो ये 5 स्टेप अपने को याद रखने हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एक ये एक बार नोट कर लो, कर लिया। फिर एक इसके बाद में एक गुलिक नाम का साइंटिस्ट आया, गुलिक, और उसने उसको बढ़ा के बना दिया पोस्ट कार्ब, CARB, पोस्ट कार्ब, ठीक है। पोस्ट कार्ब, CRB लिख लेना, पोस्ट कार्ब, पोस्ट कार्ब बना दिया किसने, गुलिक ने। पोस्ट LC तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, उन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद में पोस्ट कार्ब किसने दिया, तो अपन कहेंगे गुलिक ने दिया। और गुलिक ने क्या कहा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और इसमें क्या आएगा भाई, डायरेक्टिंग, वही कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, और इसमें आ जाएगा बजटिंग। ये लिख लो भाई, वो C का तो पहले लिखा हुआ है, बस ऐसे ही याद रखना, पोस्ट कार्ब किसने दिया, DRDA प्रोग्राम करवा दिया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट है, नहीं करवाया, हाँ। IRDP लिखा था, उसके साथ में DRDA नहीं लिखा, लिखा था ना, हाँ। दोबारा बता दूं, बता दूंगा। कि IRDP को और इम्प्लीमेंट करने का काम DRDA करता है, ये बताया था मैंने। कब आया था DRDA, 80 में ना, बस तो ठीक है। मिल गया क्या, 1980 है क्या, क्या फुल फॉर्म है, हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है ना। चलो ठीक है। अब देखो, और तो सब आपने देख लिया। डायरेक्टिंग आपको पता ही है, डायरेक्ट करना, जैसे डायरेक्टर होता है उसका काम क्या है, डायरेक्शंस देना कि कैसे काम करना है, क्या तुमको करना है, क्या तुमको करना है। तो वैसे ही इसमें मैनेजमेंट का काम इसने डायरेक्टिंग बोला, जो लीडिंग था उसको इसने क्या कह दिया, डायरेक्टिंग बोल दिया, ठीक है। यहाँ क्या है, रिपोर्ट करना, और एक होता है बजट करना। बजटिंग का मतलब क्या होता है, बजट बनाना क्या होता है भाई, भाई किसी भी चीज को है ना, उसको मॉनेटरी टर्म में दर्शाना, उसको बजटिंग बोलते हैं। जैसे अपन ने कोई प्लानिंग की, अब उस प्लानिंग तो कर ली, अब उस प्लानिंग में कितना पैसा लगेगा, वो पैसा जो होता है ना, पैसे का हिसाब किताब, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग। तो मॉनेटरी टर्म में दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग।
ठीक है, जो प्लानिंग है उसको मॉनेटरी टर्म में दिखाना, मॉनेटरी मतलब मनी टर्म में दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग। ठीक है, मनी है क्या तुम्हारे, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं है ना डब्ल्यू में, बजटिंग है, कितने टाइप की होती है, करवा दी क्या, हाँ, कंप्लीट बजटिंग, पार्शियल बजटिंग, अभी करवाएंगे ना, करवा दिया, कंप्लीट बजटिंग ऐसे ऐसे सीधा एग्जांपल देगा, जैसे अगर आपको फार्म बिल्डिंग बनानी है तो कंप्लीट बजटिंग है कि पार्शियल बजटिंग है, फार्म बिल्डिंग पार्शियल है, कर लेना भाई, ठीक है, मैं तो क्यों कराऊंगा, सर करवाएंगे, है ना, ये देखना, ये क्यों लिखने दिया, ठीक है, हाँ, अब एक काम करना, जो पोस्ट एलसी लिखाया था ना मैंने, उसमें ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, इन दोनों को साइबेंस ट्विंस बोलते हैं भाई, ऐसे लिख लेना नोट करके, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है पी एंड सी, उसको साइमेंस ट्विंस बोलते हैं, साइमेंस के जुड़वा, साइमेंस के जुड़वा बोलते हैं किसको, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को, पी एंड सी को, पीसी याद रखना भाई, साइमेंस के पीसी है, पीएमआरवाई एसजीएसवाई प्रोग्राम एंड डिफ्यूजन थ्योरी, ये टॉपिक भी नहीं हुए, नहीं हुए तो दोबारा जाके कॉपी खोल के देख पीछे, नहीं हुए, क्लास पूरी लगा के फिर ये ऐसे कमेंट करो भाई, साइमेंस के ट्विन, और ट्विन कई नाम सुना है तुमने, हाँ, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन, ब्रेटन वुड के जुड़वा, नहीं पढ़ा तुमने, है ना, वर्ल्ड बैंक है क्या, वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का पहले नाम क्या था, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब 1944 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में 1945 के अंदर ये देखा गया, ये महसूस किया गया कि भाई वापिस ये ऐसी चीज नहीं हो कि ऐसे वर्ल्ड वॉर की समस्या न आए, इसके लिए क्या बनाया गया, वर्ल्ड बैंक, तो उसका नाम बाद में नामांकन हुआ, पहले उसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1945 में बना, और उसको बनाने वाले जो अपन जिसको फादर बोलते हैं ना, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, किनस, किनस नाम सुना क्या, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा था आईबीआरडी का और आईएमएफ का, इसीलिए वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दोनों जन्मे, आईएमएफ और आईबीआरडी, इसलिए इन दोनों क्या का बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड के जुड़वा, ठीक है, और ये प्रस्ताव उन्होंने दिया, इसीलिए उन्होंने पूरी सारी आगे जाके पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कीनेस ने दी, इसलिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको बोला गया, है ना, जो ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये देखते हैं ना अपन, जितना भी बैंकिंग सेक्टर का काम था वो सारा कीनस का दिया हुआ है, अकेला आदमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत तगड़ा काम करके गया वो, है ना, चलो, ये अपन ने देखिए पोस्ट एलसी, एल पी और सी क्या है, साइमेंस ट्विंस है, ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ये मैनेजमेंट अपन ने देख लिया, अब मैनेजमेंट करेगा कौन, मैनेजर करेगा, है ना, जो मैनेजमेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे, मैनेजर, और मैनेजर का हमेशा अगर अपने को पूछे कि मैनेजर का हमेशा एम क्या होता है, तो मैनेजर का एम होता है हमेशा टू क्रिएट सरप्लस, सरप्लस बनाना हमेशा मैनेजर का काम होता है, तो ये लिख लो एम ऑफ मैनेजर, ऐसे लिख के ऐसे लिख लेना एम, और ऐसे लिख लेना टू क्रिएट सरप्लस, ये मैनेजमेंट यहां नहीं तो इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना भैया ना,
एक ऐसे नोट करके लिख लेना कि मैनेजमेंट है ना, वो आर्ट और साइंस दोनों है। कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट अगर ऐसे पूछ ले कि मैनेजमेंट आर्ट है क्या, तो आपको कहना है आर्ट है। अगर पूछे साइंस है क्या, तो कहना है साइंस भी है। तो दोनों ऑप्शन जहां दिए हो आर्ट और साइंस, वो दोनों होगा कौन, मैनेजमेंट। आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस और आर्ट में फर्क क्या होता है भाई? साइंस में क्या करते हैं? एक जना जो जिसको ऐसे लग रहा है मेरे को सही पता है वो बताओ। साइंस में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, नई चीजों की खोज करने की कोशिश करते हैं, फैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, थ्योरी होती है उससे फैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब डिस्कवरी है नई नई चीजों की, वो किस में आती है, साइंस में। और उसका एप्लीकेशन किस में आता है, आर्ट में। तो अपन मैनेजमेंट में नई नई चीजों की खोज तो करते ही रहते हैं, बट साथ में मैनेजमेंट का एप्लीकेशन भी करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्ट एंड साइंस। ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप की साइंस हो सकती है, कई प्योर साइंस होती है, कोई बेसिक साइंस होती है, कोई फिजिकल साइंस होती है। ऐसे अलग अलग साइंसेज हैं। जैसे अपन बायोलॉजी है उसको क्या बोलेंगे, प्योर साइंस है वो। फिजिक्स है वो क्या है, अप्लाइड साइंस है। ठीक है, ऐसे साइंस भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं ये कैसी साइंस है, एक्सटेंशन कैसी साइंस है, हाँ, इसको सॉफ्ट साइंस बोलते हैं ना, सॉफ्ट साइंस, बेसिक साइंस। ठीक है। तो ऐसे अगर ऊपर लिख लो थोड़ा सा, अगर लिखो तो जैसे कई होती है फिजिकल साइंस होती है, तो फिजिकल साइंस में जो और है वो आ जाएंगे। जैसे फिजिक्स है वो फिजिकल है, केमिस्ट्री है वो फिजिकल साइंस है। बट ये क्या है, बिहेवियर साइंस है, या इसको अपन कह सकते हैं ये कैसी है, सॉफ्ट साइंस है। बिहेवियर साइंस, सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस। सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या करूं? तेरे कोई न कोई समस्या ही रहती है। नहीं आ रहा तो छोड़ दे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे लिखो भी, मैनेजमेंट स्किल्स। कि एक मैनेजमेंट होगा उसमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर स्किल आनी चाहिए उसको, वो अपन इनको तीन टाइप से स्किल में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल, एक होता है ह्यूमन स्किल्स, एक होता है टेक्निकल स्किल्स। कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स। लिख लिया? अब देखो नाम से पता चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट किस को चाहिए, अब अपन एक बार देखते हैं। एक होता है ह्यूमन स्किल, मतलब आदमियों को कैसे, जो उसके ने ऑर्गेनाइजिंग कर रखे हैं, स्टाफिंग जिनकी कर रखी है, उनको कैसे देखना है। जैसे एक एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआरडी जिसको बोलते हैं, तो उसका काम। और एक होता है टेक्निकल स्किल। ये तीन टाइप के स्किल मैनेजर में होने चाहिए। अब ये देखते हैं अपन कि कंसेप्चुअल स्किल और ह्यूमन स्किल है, ये तो किस में होने चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें। ठीक है।
जो टॉप मैनेजमेंट मतलब ऊपर ही ऊपर जो मैनेजमेंट बैठा है, जो डायरेक्टर है या ऊपर के जो मैनेजर्स हैं, उनका काम क्या होगा, उनको कंसेप्ट पता होगा कि अपने को क्या करना है, आगे डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अपने को सामान कहाँ से लाना है, अपने को लेबर कहाँ से लानी है, सारा काम वो देखेंगे। ह्यूमन से रिलेटेड स्किल्स है, मतलब लेबर वाली स्किल है, किससे क्या काम करवाना है, किससे क्या काम नहीं करवाना, तो वो सारा क्लासिफिकेशन कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा। और ये किसका काम होता है, लोअर मैनेजमेंट का। लोअर मैनेजमेंट को ही पता है भाई टेक्निकल स्किल का, भाई अगर मशीन बंद हो गई तो मशीन में क्या खराबी आई है, वो नीचे वाले जो सुपरवाइजर हैं, लोअर मैनेजमेंट है, उसी को पता है। ठीक है, तो लोअर मैनेजमेंट का काम होता है टेक्निकल स्किल से रिलेटेड, और टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाम से पता चल रहा है। कंसेप्ट का किसको पता होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाना है, कैसे उसका डेवलप करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग करवानी है, वो सारा काम किसका होगा, टॉप मैनेजमेंट का। और टेक्निकल कोई काम है तो वो कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट। ये तीन टाइप की स्किल्स होती है किसमें, मैनेजमेंट में। ठीक है, ये इतना ही मैनेजमेंट में, इतना ही देखेंगे। ठीक है, अब एक मोटिवेशन पढ़ते हैं ना, लिख लिए, लिख लो फटाफट। लिख लिया। अब थोड़ा सा ढंग का टॉपिक है भाई, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है भाई, हाँ, मोटिवेशन का मतलब होता है मूवरे। मूवरे का मतलब होता है टू मूव या मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कैसे, आदमी का मूवमेंट उस स्थिति में, अभी अपन जिस स्थिति में है उस स्थिति से मूव कर गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिसिक, आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे इंट्रिसिक को अपन बोलते हैं आंतरिक और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य। मोटिवेशन आंतरिक भी हो सकता है और मोटिवेशन बाह्य हो सकता है। कैसे, अगर मैं कहूं कि आपको ये काम करो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिसिक है, हाँ, बाह्य है ना। बाह्य का मतलब किसी प्राइज के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए अगर अपन मूव हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और अंदर से अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने को मूव करना चाहिए, जैसे अचीवमेंट के लिए, पावर के लिए, अपने बिलोंगिंगनेस के लिए, वो कैसा होता है, इंट्रिसिक। भाई आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को डब्ल्यू इसलिए बनना है कि वहां सैलरी अच्छी है, तब तो आप कैसे हो, एक्सट्रिंसिक हो। और अगर ऐसे बनना है कि घर वाले माथा खा रहे हैं और समाज में भी मेरे को अपनी इज्जत बनानी है, तो उसके लिए अपना क्या हो जाएगा, इंट्रिसिक। ठीक है, तो इंट्रिसिक का मतलब अंदर से आ रहा है। तो परमानेंट कौन सा होगा भाई, ज्यादा कौन सा चलेगा, इंट्रिसिक मोटिवेशन हमेशा ज्यादा चलेगा और वो ज्यादा जल्दी गोल तक ले जाने में मदद करेगा। एक्सट्रिंसिक होता है वो परमानेंट टाइप का नहीं होता, ये थोड़ा परमानेंट इन नेचर होता है। ठीक है, आंतरिक मोटिवेशन अगर आ गया तो आप जल्दी गोल तक पहुंच सकते हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच में कोई चीजें आ सकती हैं, इसमें हर्डल्स आ सकते हैं और इसमें ज्यादा मूवमेंट दूर तक होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बातें इसमें लिख लो कि एक्सट्रिंसिक बाह्य होता है, उसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे पुरस्कार, सर्टिफिकेट, इनके लिए अगर मूवमेंट हो रहा है तब तो अपन क्या बोल देंगे, एक्सट्रिंसिक। और अगर अचीवमेंट के लिए,
अचीवमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उपलब्धि। हाँ, उपलब्धि, पावर, पुष्पा बनना है। ठीक है, तो कैसा है तुम्हारा मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना। कल के नोटिफिकेशन में आपकी भी क्लास है, हटा देंगे भाई, है तो, है ना। हाँ, हटा दी ना। हाँ, कोई नहीं, चलो, लिख लिया। लिख लिया सबने? अब ये अच्छे से पढ़ना भाई, ये जीवन में भी काम आएगी आपके। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरीज क्या क्या है, अलग अलग आदमियों ने दी। सबसे पहले लिखना मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। सीधा ऐसे भी पूछ सकता है, नीड हायरार्की थ्योरी किसकी है, तो अपन क्या कर देंगे, मैस्लो की। ठीक है, देखो भाई, इसको समझना थोड़ा सा। इसने एक पिरामिड दिया और इसने 5 प्रकार की नीड बताई कि एक ह्यूमन है, उसको 5 प्रकार की नीड्स हैं, और उसने उसको एक पिरामिड में बना दिया और उसने उनको 5 को ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, सबसे नीचे नीचे जो पिरामिड के पेंदे में थी, उसको उसने कहा फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके अंदर क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान। कि सबसे पहले आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। सबसे बेसिक नीड कौन सी है, तो उसने कहा रोटी कपड़ा मकान, और उसको उसने नाम क्या दिया, फिजियोलॉजिकल नीड। तो सबसे बेस पे जो पहली नीड थी वो कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल। उसके बाद में दूसरी नीड उसने दी सेफ्टी, कि जब आपके पास मकान आ गया, रोटी कपड़ा हो गया, तो अभी आपको क्या चाहिए, उस पे ताला चाहिए। ठीक है, कि मकान तो बना लिया बट अभी उसके लिए ताला भी खरीदना पड़ेगा, तो सेफ्टी नीड्स उसमें आ गई। जैसे पैसा नहीं था, पहले तो खाने का ही नहीं था, पैसा हो गया तो अभी उसको सेविंग भी करने लगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी डालने लगे। तो वो किसके लिए डाल रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए डाल रहे हैं कि भाई कल को, आज तो है कल नहीं हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वो सेफ्टी के लिए तरफ जाएगा आदमी। जब उसकी ये नीड कंप्लीट हो जाएगी तो वो ऊपर की ओर अग्रसर होगा और कहां चला जाएगा, सेफ्टी में। जब उसको सेफ्टी हो गई, ठीक है, अब उसको ऐसे लग रहा है कि मैं मरूंगा तब तक तो कुछ खत्म नहीं होगा, मतलब 1-2 पीढ़ी का तो मैंने कमा लिया। ठीक है, तो वो किस में जाएगा, अभी हो जाएगा एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस में। अभी उसको सरपंच बनना है भाई। ठीक है, सेफ्टी आ गई, फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गई, सेफ्टी आ गई, तो अभी उसको एफिलिएशन, जान पहचान बढ़ानी है। ठीक है, जान पहचान बढ़ानी है, एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है, तो उससे क्या होगा, उसको एफिलिएशन मिलेगी, लोग जानेंगे उसको। ठीक है, लोग जानेंगे तो कहां पे जानेंगे, तीसरे में, जब सेफ्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब वो जानने लग जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, पावर। ठीक है, और पावर भी जब वो भोग लेगा पावर को, तो उसके बाद कहां चला जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि सब क्या था, मोह माया। ठीक है, तो मोह माया पे पहुंच जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, कि पावर मैंने सब कुछ करके देख लिया बट ये सब क्या था, मोह माया थी। ठीक है, अब जैसे इसमें इसने बताया कि जब तक ये वाली कंप्लीट नहीं होगी,
मतलब नीचे वाली, तो आप जंप नहीं कर सकते सीधा। और अगर किसी ने जंप किया और यहां पहुंचने की सीधी कोशिश की, तो वो अगर उसको ये नीड मिलेगी तो वो वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो कभी पिरामिड के ऊपर बैठा नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे कई बाबा होते हैं, तो वो उनको रोटी कपड़ा थोड़ा सा मिलने लग जाता है, थोड़ा बहुत कैमरा उनके पास आ गया, तो वो कहां पहुंच जाते हैं, सीधे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। बट वो वापिस जब उनको यहाँ फिजियोलॉजिकल नीड मिलती है, तो वो वापिस कोई न कोई कांड कर देते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कहां से सीधे देखो, ऊपर से कहां गए, नीचे आ गए, है ना। तो कभी भी कोई भी आदमी, जैसे गौतम बुद्ध थे, तो अपन ने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, तो अपन ने क्या देखा कि वो एक राजा थे, सारा राजपाट छोड़ के और जंगल में आए, है ना। तो उन्होंने ये सारी चीजें भोग ली, और तभी वो उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ज्ञान की प्राप्ति तभी हो पाई। ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो सीधा मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैस्लो ने बताया कि किसी भी आदमी को अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचना है, तो उसको ये बीच वाली स्टेजेस कंप्लीट करके और फिर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब कोई भी ऐसा बाबा देखो तो मानना नहीं है, ठीक है, पहले उसका देखो, उसका बैकग्राउंड क्या है? नहीं मानते? नहीं मानते तो और ही बढ़िया है। बट अगर कोई सिर्फ सिर्फ सबको ऐसे सीधा ही कहते हो कि मेरे को ज्ञान प्राप्ति हुई है, मैं सिद्ध हूं, तो वो सिद्ध सीधा नहीं हो सकता, पहले उसको धक्के खाने पड़ेंगे भैया ना। ठीक है, नोट कर लिया? इसमें एग्जाम्पल लिख लो भाई। फिजियोलॉजिकल नीड में लिख लो रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद की भी नीड्स हो सकती है। हम्म, परिवार, सोसाइटी, ये भी फिजियोलॉजिकल नीड ही है भैया ना। सेफ्टी में लिख लेना बचत। हाँ, फिजियोलॉजिकल के एग्जाम्पल लिख लिए, इसमें लिख लो बचत, सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स, और किसको कह सकते हैं अपन, जैसे मकान हो गया तो मकान का ताला, और भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी। ये सेविंग्स, ये सेफ्टी में आ जाएंगे, है ना। नमस्कार भाई। हाँ, क्या हो गया? आगे उसमें बिलोंगिंगनेस में, एफिलिएशन में लिख लो एमएलए, एमपी, सरपंच, पंच, चौधरी, कुछ भी बने, है ना। ठीक है, पावर में फिर सारी चीजें आ जाएंगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ज्ञान प्राप्त होना, है ना। एग्जाम्पल में लिख लो सब मोह माया है ना। लिख लिया, चले आगे। ये याद रखना भाई,
ये मैस्लो थ्योरी जब जब भी ऐसे देखो तो मैस्लो थ्योरी दिमाग में आनी चाहिए, और ये सही थ्योरी है, अब तक इसको कोई नकार नहीं पाया। ठीक है, तो जब भी ऐसे किसी पे विश्वास करने का मन करे, कोई बाबा बूबा पे, तो ये ध्यान रख लेना कि बाबा ने ये सब किया है कि नहीं पहले। ठीक है, चलो सेकंड लिखो। टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने दी भाई, इसको हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। हर्जबर्ग ने दो फैक्टर दिए मोटिवेशन के, दो फैक्टर दिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। मोटिवेट होने के लिए उसने कहा कि मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, दो फैक्टर की जरूरत है। वो क्या क्या इसने हर्जबर्ग ने दिए, या इसको ऐसा भी लिखा सकता है, हाइजीन टू फैक्टर थ्योरी। हाइजीन टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी भी लिखा सकता है, हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी भी लिखा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो फैक्टर दिए, एक तो दिया हाइजीन, हाइजीन, और एक दिया मोटिवेटर। हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, हाइजीन हमेशा क्या होगा, आसपास का वातावरण। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। तो इनमें से लिख लेना, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर वो क्या है। ठीक है, मोटिवेटर्स में जॉब रिलेटेड फैक्टर आएंगे। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, है ना, जॉब कर रहे हो, तो जॉब एनवायरमेंट का क्या मतलब हो गया कि वहां आपकी जो जॉब और कर रहे हैं आपके कलीग्स हैं, उनके साथ में आपके कैसे रिलेशन है, आपके मैनेजमेंट के साथ में कैसे रिलेशन है, तो वो वहां का एनवायरमेंट हो गया, है ना। तो जॉब एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर, अगर अच्छे रिलेशनशिप, तो उससे क्या होगा, आपका वहां रोज जॉब पे जाने का मन करेगा। अगर नहीं है तो जॉब पे जाने का मन नहीं करेगा, तो मोटिवेट हो गया अगर अपन एनवायरमेंट अच्छा है तो। और एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो अपन मोटिवेट नहीं होंगे, और ऐसे ही उड़ जाएंगे, चलेंगे, है ना। मोटिवेटर जो फैक्टर्स हैं वो जॉब से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब ही पसंद नहीं है, तो जॉब पसंद नहीं है, जॉब की सैलरी पसंद नहीं है, दूसरी जॉब है वो उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो जो भी अच्छी नहीं लग रही तो मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर जॉब अच्छी लग रही है, अपन जो काम कर रहे हैं वो काम करने में अपने को अच्छा लग रहा है, तो वो अपन जॉब करेंगे और वो मोटिवेट करेगी। तो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, जॉब से रिलेटेड। और जो वातावरण से या एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि हाइजीन फैक्टर किससे रिलेटेड होता है, तो हाइजीन से याद रखना, हाइजीन हमेशा क्या होता है कि अपने आसपास को कैसा रखो, स्वच्छ रखो, हाइजीन रखो। तो आसपास का मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंट। मोटिवेटर्स का मतलब क्या हो गया, खुद जॉब। ठीक है, तो ये दो चीज ऐसे याद रखना, अपने आप याद रह जाएगी। समझ आ गई, ये हाइजीन टू फैक्टर थ्योरी है। टू फैक्टर कौन कौन से हैं, हाइजीन और मोटिवेटर। ठीक है, अब इसमें और नाम लिखे हुए हैं तुम्हारे, वो नोट्स जो डाल देंगे वो इंग्लिश वाले में नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके नाम नाम याद रखने हैं। एक बस थ्योरी और देख लो, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये एमसी ग्रीगर ने दी हुई, एमसी ग्रीगर। ठीक है, थ्योरी एक्स और वाई।
एक्स का नाम से दिख रहा है। एक्स क्या होता है भाई? कांटा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? एक्स में होंगे। पॉजिटिव कैरेक्टर किस में होंगे? वाई। जिस थ्योरी के अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है उसको अपन क्या बोलते हैं? थ्योरी एक्स। इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं। हाँ, क्या कर दिया? अरे नेगेटिव बताया था, लिख पॉजिटिव रहा हूं। हाँ लिखो भी, नेगेटिव है ना। नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रिजिड। पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और फ्लेक्सिबल। ये इसके कैरेक्टर हैं। थ्योरी एक्स याद रखना। नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में पेसिमिस्टिक क्या होता है भाई? एक तो होता है आशावादी और एक होता है निराशावादी। तो ये पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है? निराशावादी। रिजिड का मतलब क्या होता है? जो बदलता नहीं, चेंज नहीं होता। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है। कठोर, रिजिड का मतलब कठोर। और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। इलास्टिसिटी पढ़ ली क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? हाँ, अभी डिमांड पढ़, अब अभी मार्केटिंग पढ़ रहे हो? मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंस चल रहा है। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी तब ये ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें। ठीक है। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे नहीं? ऐसे कैसे हो सकती है कि डिमांड नहीं हो? डिमांड बिना इकोनॉमिक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो बेसिक चीज है। बेसिक चीज नहीं पता होगी तो कैसे आगे वाली कैसे पढ़ लो? डिमांड सप्लाई नहीं पता तो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ोगे कैसे? फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स बिना डिमांड सप्लाई के कुछ है ही नहीं। अगर डिमांड सप्लाई का पता नहीं है तो फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स कैसे सीखोगे? हाँ, आएंगे उसमें से क्वेश्चन। सिर्फ उसको देख के मत चलना कि भाई ये इसमें है तो नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व वो वगैरह है। हाँ, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, नहीं है तो क्या है फिर? सिर्फ मार्केटिंग। ऑर्डिनल कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। चलो ठीक है, तो फिर बढ़िया है, पढ़ लेना भाई, मार्केटिंग पढ़ लेना। ठीक है। मार्केटिंग में से ही आएगा क्या फिर? पीछे के पेपर उठा के देखिए, सिर्फ मार्केटिंग से ही पूछ रहा है। डिमांड वगैरह नहीं पूछ रहा। नहीं पूछ रहा। सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है। देखे देखे पीछे के पेपर, उसमें आया है क्या? उसमें नहीं आया। हाँ, आए भाई, क्वेश्चन तो आएंगे। डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, अपने कोई बात नहीं है इसमें। अपने तो इतना याद रखो, है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट फार्म मैनेजमेंट है ही नहीं है। सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग फाइनेंस है। दिखाना सिलेबस। तो फार्म प्लानिंग और क्या हो गया? प्लानिंग, बजटिंग। पेक्युलरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी,
पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, साइज ऑफ होल्डिंग, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, मार्केटिंग फंक्शन, इंस्टीट्यूशन, कॉस्ट एंड प्राइस स्प्रेड। कॉस्ट एंड प्राइस स्प्रेड में तो कॉस्ट फंक्शन प्राइस फंक्शन आ जाएंगे। और एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, और क्रॉप इंश्योरेंस, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग। ये फार्म प्लानिंग बजटिंग का मतलब समझता है क्या हो गया? तो इसमें सब आ गई। इसमें बैलेंस शीट, कॉस्ट, उसका सारी चीजें, पूरा फार्म मैनेजमेंट आ गया। और जहां फार्म मैनेजमेंट आ गया वहां डिमांड भी आ गई। चलो चलो भाई ठीक है, बढ़ने दो अपने को, तो क्या है, ठीक है। पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक। अब उसपे कोई वो जो बना रहा है पेपर, अब इकोनॉमिक्स वाले के पास चला गया, अब उसको सिर्फ नाम दिख गया कि फार्म दे रखा है, तो वो क्वेश्चन वो सिर्फ प्लानिंग और उससे नहीं बनाएगा। तो अपने को तो ले एक बार काम चलाना है, बेसिक सीखना है, तो बेसिक यहीं से सीखो कि थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का पता हो। डिमांड सप्लाई का पता होगा तो आगे वाली चीजों का पता होगा, है ना। सीधे कूद के उस टॉपिक पे नहीं जा सकते। इकोनॉमिक्स तो वैसे भी कंसेप्ट अगर पहले वाला आता है तभी आगे वाला आएगा, वरना आएगा नहीं, है ना। चलो, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, नाम से पता चल रहा है एक्स का मतलब क्या होता है इसमें। हाँ, इसमें नेगेटिव मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। और थ्योरी एक्स का मतलब अगर पेसिमिस्टिक है तो इसमें मोटिवेशन नहीं होगा, यहां मोटिवेशन ज्यादा होगा। ये अपने को मोटिवेशन हो गया। अब इसके बाद में स्वोट एनालिसिस सब जानते हो। स्वोट एनालिसिस, SWOT किया है क्या कभी? किस किसने किया है स्वोट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। इसको ऐसा गोल बनाते हैं और उसके अंदर इस गोले में वीकनेस लिखते हैं, या स्ट्रेंथ लिखते हैं, या अपॉर्चुनिटी लिखते हैं, या थ्रेट लिखते हैं। ठीक है। ये किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है कि उस इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर आपसे पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आपने स्वोट एनालिसिस अपना किया ही नहीं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो आप नहीं बता पाओगे। आपने देख लिया कि भाई मेरे को क्या क्या आता है, मेरी वो स्ट्रेंथ है। जैसे कि भाई मेरे को MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, मैंने रावे किया है, मैंने ये किया है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस आपकी क्या क्या है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी किसी की, हर किसी की वीकनेस हो सकती है, वो वीकनेस यहाँ लिखते हैं। आप आगे आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई अगर मैं इसके अंदर आता हूं तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। और आपके होने से वहां क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसके अंदर लिखेंगे, है ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, आगे और कैसे बढ़ सकती है, और क्या क्या उसमें परेशानियां हैं, थ्रेड्स हैं, वो अपने लिख सकते। ठीक है, ये स्वोट एनालिसिस होता है भाई। लिख लिया, चलो। फ्रेंच ये भी है ना, दो फ्रेंच रखना है, एक मैनेजमेंट फ्रेंच वर्ड है, एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप तो क्या हो गई, प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, वो अपन देख रहे हैं, एंट्री प्रेंट्री। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करना।
फार्म प्लानिंग एक ही पेज का है। फार्म प्लानिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा सीधा कि कंप्लीट प्लानिंग और पार्शियल प्लानिंग, और कंप्लीट प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, पार्शियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक पेज का पढ़ा है तो एक पेज ही बहुत है, पेज से नाप नहीं सकते अपन, है ना। बजटिंग में क्या होता है भाई, पढ़ी नहीं है, पढ़ी ही नहीं, नहीं पढ़ी ना। जो क्लासिफिकेशन है मार्केट वाला वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जैसे चैटल लोन है, लोन का जो है ना, तो कि चैटल लोन में कौन होता है, हाँ, पान ब्रोकर ना। पान ब्रोकर मतलब जो सामान के बदले पैसा देता है ना, तो उसको पान ब्रोकर बोलते हैं। तो चैटल लोन में होता है, जैसे मोर्टगेज में लोन है, तो वो किस पे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है कि इमूवेबल पे। इमूवेबल मतलब लैंड पे, फार्म बिल्डिंग पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है ना। जैसे की होता है, की हाइपोथिकेशन लोन है ना, उसमें की है और एक ओपन है। तो की होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या करते हैं, की के अंदर क्या करते हैं, क्रॉप लोन ज्यादातर क्या, 75% ऑफ क्रॉप है वो रखना पड़ता है उसके पास, उसके बदले अपन लोन ले सकते हैं। ट्रैक्टर का लोन ले रहे हैं वो ओपन हाइपोथिकेशन लोन है, कि भाई जब तक आपने उसकी सारी किस्त चुका नहीं दी, इतने आगे वाला ही उसका मालिक रहेगा, है ना। तो वो हाइपोथिकेशन में देखते हैं। और एक सिंपल मॉर्टगेज होता है, एक, हाँ, एक तो सिंपल मॉर्टगेज होता है और एक है, दो प्रकार के मॉर्टगेज होते हैं ना। एक तो अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और एक आपके पिताजी के नाम पे है, हाँ, इक्विटेबल और सिंपल, ठीक है। हाँ, लिख लिया, बस वो सही पढ़ा रहे हैं, अर्जुन जी बढ़िया पढ़ाते हैं। फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेनरी, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, है ना। एंड ये लिख लिया ना। अब देखो अपन ने जैसे एक देखा था इनोवेटर होता है, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर होता है। तो इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है भाई, हाँ, क्या फर्क है। इनोवेटर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। एक तो होता है इनोवेटर और एक होता है एंटरप्रेन्योर, इनमें डिफरेंस क्या है। किसी काम को स्टार्ट करता है वो इनोवेटर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। इतना दिमाग नहीं लगाना अपने को, इतना ध्यान रखना है, एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट सीकिंग होगा, ठीक है। इनोवेटर कभी भी प्रॉफिट उसको मिले नहीं मिले, बट उसको इनोवेशन करने में मजा आ रहा है, बट इसको उससे कोई मतलब नहीं है इनोवेशन से। ये हमेशा किसकी तरफ जाएगा, प्रॉफिट की तरफ जाएगा। कोई सामान खरीदा इधर से, इसकी टोपी उसके सिर डाली और अपना बीच में जो मार्जिन था वो कमा लिया, वो काम कौन करेगा, एंटरप्रेन्योररी। मतलब कोई फैक्टर को एक प्राइस पे खरीदा और एक अनसर्टेन प्राइस पे उसको बेचा, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर में ये डिफरेंस है। चलो इसमें ऐसे लिख लो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, यहां तक लिखना, सिर्फ हटा देना। एंटरप्रेन्योर में लिखना, ए पर्सन
who buys who buys factor services at certain price at certain price and sell them at uncertain price for profit. ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इनको क्या कहा कि ये सामाजिक कीड़े हैं, सामाजिक पैरासाइट है। ठीक है, पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे जिंदा रहते हैं, तो पैरासाइट है। कैसे सामाजिक पैरासाइट? किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एक सामाजिक पैरासाइट है। ठीक है, कि दूसरों पे जिंदा रहने वाला पैरासाइट है, सामाजिक पैरासाइट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये प्रॉफिट मोटिव। कार्ल मार्क्स जानते हो सब, जिसने मार्क्सवाद दिया। मार्क्सवाद जो पार्टी है ना, सीपीएम सीपीआईएम, भादरा वाले जानते हो? नौर वाले कोई है क्या भादरा नौर का? कामरेड, कामरेड सिक्कर में भी तो है ना, अमराराम। वहां पे वो दो है ही, मंगेजर, वो पूनिया, दोनों। ठीक है, तो वो सीपीआईएम है। ठीक है, ये मार्क्सवादी जो पार्टी है, जो लाल सलाम वाली, जिसका झंडा देखा है लाल वाला, जिसमें क्या होता है? हंसिया होता है, हंसिया के बीच में हाँ तारा भी होता है ऊपर। ठीक है, हथौड़ी होती है, मजदूरों का निशान है। जो क्रांति हुई थी चाइना के अंदर, मार्क्सवादी क्रांति, जो लाल क्रांति जिसको बोलते हैं, उस क्रांति वो किसकी बेसिस पे हुई? मार्क्सिज्म के बेसिस पे हुई। मार्क्स ने सिद्धांत दिए कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका बराबर अधिकार है। तो उसने जो अंतर था कुलीन वर्ग और अपर वर्ग में, उसको मिटाने के लिए उसने क्या किया? एक क्रांति चलाई, और वो क्रांति उसने पूरा मतलब चाइना में उसी का विस्तार हुआ। ठीक है, वो बाद में जाके रसिया के अंदर लेनिन ने उसको लेके गया। तो उस लेनिन लेनिन था ना, लेनिन, वो रसिया के अंदर लेके गया, इसलिए उसको बाद में अपन ने उसी को अपन ने लेनिनवाद बोल दिया। ठीक है, तो लेनिन जबरदस्ती हूँ रहा लगाना। ठीक है, तो वो अपन बात कर रहे थे नॉर्मल। तो ये इसीलिए इसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या एक सोशल पैरासाइट है। कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये क्या है? एंटरप्रेन्योर इज सोशल पैरासाइट। कार्ल मार्क्स, MARX, आप हिंदी में लिख लो कार्ल मार्क्स। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लो भाई, पीजी में तो क्वेश्चन आए हुआ है इसके क्लासिफिकेशन में से, आपके आए नहीं आए पता नहीं, है ना। इसमें क्लासिफिकेशन है डैन होप का, डैन होप्स क्लासिफिकेशन। डैन होप ने क्लासिफिकेशन किया किसका? एंटरप्रेन्योर का, कि एंटरप्रेन्योर के कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो उसने डैन होप ने क्लासिफिकेशन में एक दिया इनोवेटिव, अडेप्टिव, फेबियन और ड्रोन। ये चार टाइप के उसने
एंटरप्रेन्योर को 4 टाइप से क्लासिफाई किया, किसने? डैन होप ने। तो ऐसे पूछ ले डैन होप के अनुसार कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर हैं, तो अपन क्या कहेंगे? 4 टाइप के। कौन कौन से? इनोवेटिव, अडेप्टिव, फेबियन और ड्रोन। हुआ? चले आगे। हाँ, बता देता हूं इसके बारे में। देखो, इनोवेटिव होंगे, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होंगे वो होंगे तो एक तो एंटरप्रेन्योर आते ही अपने को दिमाग में आ जाने कैसे हैं? इनोवेटिव है तो प्रॉफिट सीकिंग तो है ही, बट इनोवेटिव किस प्रकार के? कि कोई नया आइडिया होगा उसको अपनाएंगे। ठीक है, नए आइडिया को लेके इनोवेशन, उसका इनोवेशन करेंगे और वो दिमाग में उनके क्या होगा? प्रॉफिट सीकिंग होगी। ठीक है। अडेप्टिव होंगे, वो क्या करेंगे? नया नहीं, जो अडोप्ट किया होगा आइडिया होगा उसको अपनाएंगे। अडोप्टेड आइडिया को ही क्या करेंगे? अपनाएंगे। जो किसी ने पहले से अडोप्ट कर रखा है उसी आइडिया को उन्होंने दोबारा अपना लिया कि भाई ये काम अच्छा चल रहा है, ये इसने कर रखा है, मैं भी ऐसा ऐसा काम कर लेता हूं। तो वो कैसे एंटरप्रेन्योर है? अडोप्टिव एंटरप्रेन्योर है। एक होता है फेबियन। फेबियन होता है डरपोक, स्केप्टिकल या कोशियस, सावधान और कोशियस, कि वो मतलब उसने कुछ कर रखा है, वो नई चीजें उसके अंदर ऐड नहीं करता और वो डरता है नई चीजें ऐड करने में या नया कुछ करने में डरता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फेबियन। और ये बिल्कुल कुछ नया करता ही नहीं है, ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। कंप्लीट कब होगा? अभी हो जाएगा, बस कंप्लीट ही है। हाँ, ठीक है। अब ये तो है डेनॉफ का क्लासिफिकेशन। ऐसे ही एक है ऑर्थर कोल का। ऐसे पूछ ले आर्थर कोल के अनुसार कितने हैं, तो बस इतना नंबर याद रख लेना और इसमें ज्यादा नहीं पूछेगा। आर्थर कोल क्लासिफिकेशन। बस अगर पूछ ले तो थोड़ा ध्यान में रहे, आपके सिलेबस में दे नहीं रखा है, बट अगर आ जाए तो अपने को इतना तो दो नंबर ध्यान में हो। ठीक है। रेशनल, कोग्निटिव और एक होता है एम्पेरिकल। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन ऑर्थर कोल ने दिया भाई, है ना। क्लास होगी उसके साथ ही सिलेबस हो जाएगा ना। ठीक है। ये नाम से पता चल रहा है, एक अपन ने ये नाम पहले भी देखा था, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल कब देखा था? क्या होता है एम्पेरिकल? एब्स्ट्रैक्ट देखा था, तब एम्पेरिकल भी पढ़ा था अपन ने। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था क्या? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था। क्या होता है भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया? हाँ, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है गुण, गुण वाले किस में आएंगे? क्वालिटी में। और एम्पेरिकल होता है जिनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको जिसको नाप सकते हैं। तो नाप सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल बोलते हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है।
ठीक है, उनको एम्पेरिकल बोलते हैं। तो एम्पेरिकल का हमेशा एम्पेरिकल आइडिया होगा, एक बोलेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक बोलेगा ये एम्पेरिकल आइडिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब ऐसा आइडिया जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वो किस प्रकार का है, गुणवाचक है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव होगा तो उसका तो मेजरमेंट पॉसिबल है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि एक ऐसा आइडिया है, एम्पेरिकल आइडिया है। तो अपन किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर का। तो यहाँ एम्पेरिकल मतलब क्या होगा कि वो जो चीज को कोई ऐड करेगा तो वो कैलकुलेटिव होगा, उसको पहले वो देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, कैलकुलेशन करेगा कि इसको अपनाने से मेरे को फायदा हो रहा है कि नहीं। तो एम्पेरिकल का मतलब हो गया जो मेजरमेंट करके कोई चीज को अपनाएगा। ठीक है, तो उसको अपन कैसे बोलेंगे कि किस प्रकार का है, एम्पेरिकल टाइप का एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एक होता है कोग्निटिव। कोग्निटिव का आइडिया क्या होता है भाई, कोग्निटिव, हाँ, जहां क्या आएगा, दिमाग। ठीक है, यहां तो क्या आ रही थी, कैलकुलेशन आ रही थी, मेजरमेंट आ रहा था। कोग्निटिव ऐसा होगा जिसके अंदर सोच समझ के जो करता है, सोचना, दिमाग से करना। ठीक है, तो वो कोग्निटिव होता है। रेशनल होता है, हर एस्पेक्ट को देखना, रेशनल है क्या ये, रेशनल का मतलब ये हर एस्पेक्ट के ऊपर जांच पड़ताल करता है। तो ये अलग अलग तीन प्रकार के इसने आर्थर कोल ने बताए, क्या, एंटरप्रेन्योर। सीधे नाम याद रख लेना आपने तो कि एक रेशनल होता है, एक कोग्निटिव होता है, एक एम्पेरिकल होता है। तीन टाइप का क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर्थर कोल ने। डैन होप ने कितने का दिया, 4 का। ठीक है, अब ये आपका एक उसमें लिखा हो वो देख लेना भाई आप, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो इसमें है क्या, नहीं है क्या, नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लेना, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो। ठीक है, एक आप देख लो, जोरी विंडो देख लो भाई थोड़ी सी, जोरी विंडो, जोहरी विंडो, हाँ, ये वैसे मैनेजमेंट का पार्ट है जोरी विंडो, उसमें आती है जोरी विंडो। ये यूजी में काफी मतलब पूछते हैं इसको, इसलिए कोई किसी के दिमाग में आ जाए तो थोड़ा सा अपने को ध्यान होना चाहिए। जोर विंडो, वहां ऐसे देख के ऐसे नहीं कि जहां से कूद जोर किया था उसको जोर विंडो कहते हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। जैसे हाँ, नहीं पता होता तो वैसे ही लिखते हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे लिखते हैं, मैं कॉपियों में आता है ऐसा। ठीक है, कि वो जोरी विंडो क्या होती है कि जहां से किसी ने, रानी ने कूद के जोर किया जिस खिड़की से, उसे जोरी विंडो बोलते हैं, है ना। तो उसको जोरी विंडो नहीं बोलते हैं, है ना। जोरी विंडो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लुफ्त और इंगम ने दी थी भाई, लुफ्त और एंड इंगम, खिड़की में बैठ के लुफ्त ले रहा था और उसने उसी टाइम दे दी, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है किसने दिया, जोरी विंडो किसने दी, लुफ्त और इंगम ने दी। और इसके अंदर होता क्या है वो देखो, एक खिड़की है जिसके अंदर 4 सेल्फ बनी हुई है। एक खिड़की के अंदर क्या है, 4 सेल्फ बनी हुई है ना। 4 सेल्फ में अपने को ध्यान रखना है कि 4 सेल्फ में कौन कौन सी किसकी सेल्फ हो गई, है ना। तो उसमें सबसे पहले जो सेल्फ होती है उसको बोलते हैं ओपन सेल्फ, मतलब खुली खिड़की। ठीक है, क्या मैं तो क्या हूं, खुली खिड़की हूं, मेरी तो सब बातों का, मेरी जो बात है उसका मेरे को तो पता है ही है और सबको भी पता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि मैं तो खुली खिड़की हूं, खुली किताब हूं, है ना। तो वैसे ये एक जोरी विंडो में एक जो सेल्फ होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपन सेल्फ है ये। और इसमें हर बात का जो मुझे पता है उसका दूसरों को भी पता होगा, है ना। तो ये अपन इसमें लिख लेंगे, एक तो होती है ओपन, उसके बाद में एक होती है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ का मतलब ऐसी खिड़की, ऐसी कई बातें होती है जिन बातों का सिर्फ आपको पता होता है, दूसरे को पता नहीं होता कि ये मेरी क्या है, हिडन सेल्फ है, ये मैंने सबसे छुपा रखा है, ये सिर्फ मेरे को ही पता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिडन सेल्फ। और एक होती है अननोन सेल्फ, अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ में क्या होता है कि ऐसी बातें जो मेरे को अननोन है, ठीक है, पर वो दूसरों को पता है। तो अननोन बाय मी, बट दूसरों को भी पता नहीं है उस चीज का, अननोन है वो। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है अननोन है, अननोन का मतलब कोई नहीं जानता, न तो मैं जानता
न दूसरे जानते। ऐसी कई बातें हो सकती हैं। आपके अंदर ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपको ही नहीं पता। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो जाके सूरज को मुंह में ले सकते हैं, तो वो कैसा है, अननोन सेल्फ है। ना तो हनुमान जी को पता था, न दूसरों को पता था कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो कैसा हो गया, अननोन सेल्फ है। ऐसी कई कैपेबिलिटीज जो आपको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, तो वो कैसी है, अननोन सेल्फ। और एक होती है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ होती है एक, ठीक है। ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है कि मेरी बात है वो मेरे को नहीं पता, दूसरों को पता है, ठीक है। तो मैं खुद तो अंधा हूं, मेरे को तो नहीं दिख रहा, बट दूसरों को वो चीज दिख रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेल्फ। तो इसमें ऐसे लिख लो, ओपन सेल्फ में लिखो नोन बाय मी एंड अदर्स। नोन बाय मी एंड अदर्स, मैं भी जानता हूं, दूसरे भी जानते हैं। हिंदी में ऐसे लिखना चाहो, मेरे मैं भी जानता हूं, दूसरे भी जानते हैं, तो वो कैसी सेल्फ है, ओपन सेल्फ। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है सर? अब तक सिंगल विंडो सिस्टम ही है क्या? क्या होता है भाई सिंगल विंडो सिस्टम? एटिक, हाँ ठीक है। नोन बाय मी एंड अदर्स उसको क्या बोलते हैं, ओपन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या होगी भाई, हिडन क्या होगी, कौन जानेगा, नोन बाय मी, अननोन टू अदर्स, है ना। ये मैनेजमेंट का टूल है भाई, जोरी विंडो ना। अननोन सेल्फ, अननोन टू मी एंड अदर्स, दूसरों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ब्लाइंड सेल्फ का मतलब अननोन बाय मी, नोन बाय अदर्स, दूसरों को पता है, मैं खुद अंधा हूं, मुझे नहीं पता। इति सिद्धम, खत्म होगी भाई। हाँ, अब कोई क्वेश्चन देख के आए थे, किसी को कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो डाउट वाला ग्रुप है उसमें डाल देना, वो मेरे को भेज देंगे, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, है ना। हाँ, इतने इतने मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई। आप उनको भेज देना, वहां से मेरे को मैसेज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चाहे शायरी, शायरी नहीं आती यार मेरे को। हैं, शायरी कोई किसी को आती है वो सुना सकता है यहाँ के, हैं, जिसको आती है वो आगे आके सुना सकता है भाई। किसको आती है, आ जा, आ जा जा, शर्माना नहीं, आ तो नहीं आती, आती है, लग रहा है, हैं, मिमिक्री करता है, ले कर ले, आजा। भाई शायरी तो ऐसी कोई खास नहीं आती, पर एक गाना सुना सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। और गाना भी उन लोगों के लिए जैसे अपने जैसे लोग जो उदयपुर बाहर रह रहे हैं या फिर और कहीं रह रहे हैं, जो घर से दूर रहते हैं या फिर अपने मिलने जुलने वालों से दूर रहते हैं। ठीक है।
भाई लोगों देख लो भाई, मैं बॉस हूँ। ऑनलाइन वाले बहुत कहते थे बॉस कौन है, मैं बॉस हूँ। मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा तो गाना सुनेंगे अब। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। अगर अब दिल धड़के तो तालियों में तब्दील कर देना, ठीक है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इससे आगे भाई, अब किसी में दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे मान चलो किसी की हम लोगों में से शादी हो गई, बहुत से लोगों की हुई पड़ी है। अब हमारी शादी हो गई, हम घर से छोड़ के आ गए पंडे। मेरी मान लो, मेरी हो गई, हुई नहीं है तुम मान लो। तो उससे आगे वो जब जाएगा मिलने, लौट कर आएगा कि, तो उसकी वाइफ उससे क्या कहती है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से उदयपुर लौट जाओगे। इसका करियर तो सेट है। अगर ये डब्ल्यू नहीं लगा तो ये ट्रेन में गाना गा सकता है। चलो बढ़िया था, है ना। अब ठीक है, क्या सुनाऊं? क्या 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 बना? शायरी? अब मेरे को आती नहीं है यार कोई। मैं देख लो, है ना। आती है तेरे को? आजा। हेलो। 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 लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज। भाई सेल्फ ब्राड मुंडे वाला फ्रॉम हनुमानगढ़। ओके, तो मुझे यहाँ आए हुए लगभग 1 महीना हुआ है। तो पहले तो शेर ही मैं इस शहर के डेडिकेट करना चाहूंगा। इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए कुछ याद नहीं। इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। ये हमने कब कहा, ये हमने कब कहा कि वो शख्स हमारा हो जाए। ये हमने कब कहा कि वो शख्स हमारा हो जाए। बस इतना तो नजदीक रहे कि आंखों का गुजारा हो जाए। रुको रुको। उसका चेहरा भूल गया हूँ, उसका चेहरा भूल गया हूँ, सब कुछ अपना भूल गया हूँ। तुम तो मंजिल तक खैरियत से पहुंचो यारो, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। उसने वहां जाने को कहा और इधर मेरा चेहरा उतर गया। उसने वहां जाने को कहा और इधर मेरा चेहरा उतर गया। मेरा आईना मुझे देखकर मेरे खालो खत से मुकर गया। वो मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं।
मगर मुझे उसकी खुशियां अजीज है। वो मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, मुझे उसकी खुशियां अजीज है। उसे पहली मर्तबा बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया, मेरा घर खिलौनों से भर गया। ऑनलाइन वालों को भी छोड़ने दो बेचारों, क्या हो गया। चलो खत्म करते हैं, एक एक लास्ट शायरी सुनते हैं फिर। ठीक ठीक है। फितूर होता है हर उम्र में जुदा। ठीक है। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, मासूका, रुतबा और फिर खुदा।